तो फिल्म की शुरुआत पुराने टाइम में प्रॉग नाम के एक शहर से होती है। एक वॉइस ओवर से पता चलता है कि जब यूरोप में बीमारियों और वबाओं से लोग मर रहे थे और मुश्किलें कम ही नहीं हो रही थी, तब जूइश लोगों ने कबाला करने का डिसाइड किया। ये उनका एक रिचुअल था जिसमें वो एक प्रोटेक्टर को बुलाते हैं ताकि वो इनको इनकी मुश्किलों से निकाल दे। हमें रात में एक सिनेगॉग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूइश लोग प्रे करते हैं। यहाँ पर इस टाइम जगह जगह कटी फटी लाशें पड़ी थी। जब रैबी यानी जूइश लीडर सिनेगॉग के अंदर की तरफ डरे सहमे से जाते हैं लाशों को देखते हुए, तो उन्हें अंधेरे में खड़ा गोलम दिखता है, वो क्रिएचर जिसे इन्होंने रिचुअल करके अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था। पर रिचुअल खराब होने की वजह से इसी गोलम ने यहाँ और तबाही मचा दी और सिनेगॉग में मौजूद सभी लोगों को मार दिया जो उस रिचुअल का हिस्सा बने थे। रैबी डरते हुए गोलम से बात करने की कोशिश करते हैं और इतने में ही इसी सिनेगॉग के अंदर एक छोटी बच्ची आ जाती है, हाथ में हथियार लिए गोलम को मारने के लिए। रबाई उस बच्ची को वार्न करता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर वो बच्ची बिना डरे आगे बढ़ती जा रही थी। हमें सिनेगॉग के विंडो के बाहर से दिखाया गया कि गोलम ने रबाई को भी बहुत ही बुरे तरीके से मार डाला और इससे आगे क्या हुआ ये दिखाए बगैर ही यहाँ से सीन कट हो गया। अब हमें 1673 में एक जूइश विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर हम हैना से मिलते हैं जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। पता चलता है कि 7 साल पहले हैना ने अपने बेटे को खो दिया था, जिसके दुख से वो आज भी नहीं निकली थी। उसे अभी तक दोबारा कोई बेबी भी नहीं हुआ था क्योंकि वो सबसे छुपकर प्रेग्नेंट ना होने की मेडिसिन लिया करती थी। इसलिए नहीं कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि अगर अब भी उसके पास कोई बच्चा हुआ तो वो भी मर जाएगा और वो ये दर्द दोबारा नहीं सह सकती। इन सारी बातों से अनजान उसके हस्बैंड बेंजामिन आज भी इसी होप में थे कि कभी ना कभी तो उनकी फैमिली कंप्लीट होगी। हैना ने अपना दिमाग फैमिली बनाने से ज्यादा दूसरी चीजों में लगा दिया था, जैसे अब उसे अपने रिलीजन को पढ़ने का शौक हो गया था। हालांकि सिनेगॉग के अंदर लड़कियों का जाना मना था, लेकिन फिर भी हैना सिनेगॉग के नीचे की चैम्बर में छुपकर रैबी की सारी बातें सुना करती थी और याद किया करती थी। हैना कबाला के बारे में भी जानना चाहती थी, जिसके बारे में काफी सदियों से सबने बात करना बंद कर दी थी। हैना का हस्बैंड बेंजामिन क्योंकि रैबी का बेटा था, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए सिनेगॉग से किताबें चुरा लाया करता था। उसे पता था कि हैना उनके रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहती है और वो उसे इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि हैना अपने बेटे के गम से बाहर निकल आए। लेकिन दोनों ही ये बात जानते थे कि हैना इन सारी चीजों के बारे में पढ़ती है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक दिन हैना सिनेगॉग के अंदर ही होती है, तब बेंजामिन के डैड बेंजामिन को रोककर कहते हैं कि यार 7 साल हो गए हैं तुम्हारे बेटे को गए हुए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। अगर हैना से तुम्हारी फैमिली कंप्लीट नहीं हो रही तो तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर बेंजामिन उससे कहता है मैं अपनी फैमिली कंप्लीट होने के लिए वेट कर लूंगा, लेकिन हैना को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उससे मैं प्यार करता हूँ। और ये सुनकर हैना को बेंजामिन पर फख्र होता है। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि हैना के कहने पर बेंजामिन एक खास किस्म की उसके लिए बुक चुरा कर लाया था, जिसमें सब कुछ कबाला के बारे में लिखा हुआ था, कि नहीं उस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था जिसकी मदद से ये लोग एक प्रोटेक्टर को बुलाया करते थे। बेंजामिन उसे वार्न भी करता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मैंने तो ये भी सुना है कि कबाला इंसानों की जिंदगियां भी ले सकता है और जो कबाला करता है उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। बेंजामिन की बातें भी उस पर कोई असर नहीं करती क्योंकि उसने फैसला कर लिया था जो उसे करना था। अगले दिन हम हैना को उसकी बहन के साथ देखते हैं। उसकी बहन की जल्द ही शादी होने वाली थी, तो ये दोनों लेक के पास आए थे अपनी पुरानी मेमोरीज को एंजॉय करने के लिए। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तब ये नोटिस करते हैं कि साथ के विलेज का एक आदमी अजीब तरीके से उनके ऊपर नजर रखे हुए है। ये देखते हुए वो डर कर दोनों अपने गाँव में वापस आ जाते हैं। पता चलता है कि वो आदमी एक क्रिश्चियन विलेज का था जहाँ के लोग एक वबा की वजह से मरते जा रहे थे। ये वबा आसपास के सभी गाँव में फैल गई थी सिवाय हैना के गाँव के, और इसी चीज से सभी लोगों को मसला हो रहा था। खैर अब कुछ दिन गुजरते हैं और वो दिन आ जाता है जब हैना की बहन की शादी थी। सारे ही गाँव वाले जश्न मना रहे थे और उसी दौरान इनके गांव में कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। ये उसी क्रिश्चियन गांव के लोग थे जहां पर वबा फैली हुई थी। उनके लीडर यहां पर आते हैं और अपने बीमार बेटे को यहां टेबल पे रख देते हैं और इन सब पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम लोग काला जादू करते हो, जिसकी वजह से अभी तक तुम लोग वबा से दूर हो। वो इन्हें ये भी कहता है कि क्या पता तुम्हारे ही काले जादू की वजह से पूरी दुनिया में वो वबा फैली हो। साफ तो यही लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ही गांव इस वबा से महफूज है। रबाई उसकी बातों पे गुस्सा नहीं करता और आराम से सामने आकर कहता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिन भी गाँव में वो वबा फैल रही है वो गाँव आपस में एक साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं, इस वजह से वहाँ पर वबा फैल रही है। जबकि हमारा गांव बाकी सभी गांव से बहुत अलग थलग है और हम लोग ज्यादा किसी से मिलते जुलते भी नहीं, इसीलिए हम लोग अभी तक वबा से बचे हुए हैं। लेकिन ये आदमी यहाँ पर इनकी कोई जस्टिफिकेशन सुनने नहीं आया था। वो सिर्फ ये चाहता था कि इन्होंने जो कुछ भी किया है
वो उसकी बेटी पर भी किया जाए ताकि उसकी बेटी की जान बच जाए। वो यहाँ पर बिना किसी को वार्न किए एक गांव के आदमी को मार देता है और इन्हें धमकी देता है कि अगर कुछ अरसे में मेरी बेटी ठीक ना हुई तो मैं तुम सारे गांव वालों को मार डालूंगा। ये सुनकर सभी लोगों में डर की एक लहर दौड़ जाती है। वो लड़की जिसकी शादी थी वो गुस्से में आकर इन लोगों से कहती है, निकल जाओ इस गांव से, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और अब उन क्रिश्चियंस का एक आदमी उसके पेट पर जोर से टांग मार देता है और उसे एक दूसरी लड़की पीछे कर देती है। और तब इन्हीं लोगों में से एक एबिगेल नाम की औरत बाहर निकल कर आती है और इस आदमी से कहती है, मैं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज। क्रिश्चियन लीडर मान जाता है और उससे ये कहता है, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर दूंगा कि तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम्हारा कोई भी गांव का मेंबर तब तक गांव छोड़कर नहीं जाएगा जब तक मेरी बेटी ठीक ना हो जाए। अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा, और अगर वो मर गई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के सारे मर्द सिनेगॉग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी औरतें परेशानी में सिनेगॉग के बाहर खड़े होकर रबाई के फैसले का इंतजार कर रही होती हैं। वो जानना चाहती थी कि रबाई इस मुश्किल में क्या हल निकालेंगे। रबाई सभी लोगों से कहते हैं, ये मुश्किल गॉड की तरफ से हमारा एक इम्तिहान है और इसका जवाब लड़ाई में नहीं है। सभी रबाई की बातों से एग्री कर रहे थे, लेकिन हैना नहीं। हैना सिनेगॉग के अंदर आ जाती है और रबाई से कहती है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो हमें धमका गए हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, तो क्या हम मर जाएंगे? हम उल्टा उनसे लड़ेंगे और हमें लड़ने की जरूरत भी है। जरूरी नहीं ये लड़ाई हम लोग वेपन से ही लड़ें, हम अपनी ताकतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हराने के लिए, जैसे पास्ट में किया जाता था। वो इन सबको कहती है कि हम कबाला कर सकते हैं गोलम को बुलाने के लिए, यानी उसी क्रिएचर को बुलाने के लिए जो इन सबको प्रोटेक्ट करेगा। जितने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी, यहाँ पर सभी लोग उसे शौक हुआ देख रहे थे और बेंजामिन यहाँ पर उसे खामोश होने को भी कहता है, लेकिन हैना बिल्कुल चुप नहीं होती। हैना सभी लोगों से कहती है कि ये सब अब हमसे ऊपर चला गया है और हमें इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों को अभी भी गोलम का नहीं पता था, तो हैना सभी लोगों को बताती है कि गोलम एक मिट्टी से बना क्रिएचर होता है, एक पुतला जिसे हम खुद बनाते हैं और फिर अपनी प्रेयर्स से उसमें जान भरते हैं। पहले जमानों में इन्हें वॉर्स के टाइम पर बनाया जाता था। गोलम ने जूइश लोगों की जान सिर्फ जंगों में ही नहीं बचाई, बल्कि हर किस्म की मुश्किल और वबा में भी गोलम को बनाया जाता था और गोलम मासूम लोगों को बचा लेता था उनकी सारी मुश्किलें अपने ऊपर लेकर। गोलम एक ताकतवर और बहुत ही वफादार क्रिएचर तो है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि वो थोड़ी खतरनाक भी है। इसको बनाना और इसमें जान फूंकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर इसे बनाने वाला अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे तो गोलम अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और ये तो हमने पहले भी देख लिया था, उन लोगों ने भी गोलम को बनाया जरूर था, लेकिन रिचुअल में गड़बड़ होने की वजह से गोलम ने अपने ही जूइश लोगों को मार डाला था। अब यहाँ पर ज्यादा लोगों को गोलम के बारे में पता ही नहीं था, तो गोलम बनाता कौन? हैना यहाँ पर कहती है, मैं बनाऊंगी गोलम, मैं लूंगी सारे खतरे अपने सर। ये सुनकर सभी लोग शौक में रह जाते हैं और रबाई उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें इन चीजों के बारे में आखिर पता कैसे चला? तुम इतना डीप जूइश रिलीजन को जानती कैसे हो? मान लिया कि तुम अपनी अकल से गोलम को तो बना लोगी, लेकिन उसमें जान कौन फूकेगा? हैना कॉन्फिडेंटली कहती है, ये काम भी मैं खुद करूंगी। रबाई हैना से कहता है, तुम मेरे बेटे को एक औलाद नहीं दे सकी और तुम्हें लगता है कि तुम गोलम में जान भर दोगी? ये सुनकर बेंजामिन भी टूट जाता है। पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में हैना को लेकर सिनेगॉग से बाहर निकल आता है। खैर रात हो जाती है और दिखाया जाता है कि हैना को इमरजेंसी में कोई बुला कर लेकर जाता है। पता चलता है कि हैना की बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी और क्रिश्चियन आदमी के पाँव मारने की वजह से अब उसका बेबी मर चुका था उसी के पेट में, और इलाज के लिए उसे इस गांव से बाहर जाने की जरूरत थी। लेकिन क्रिश्चियन लीडर की धमकी की वजह से कोई भी उसे बाहर लेकर जाने को तैयार ही नहीं था। सबका डर और अपनी बहन की तबीयत को देखते हुए हैना अपना फैसला पक्का कर लेती है कि वो गोलम को बनाएगी। वो सिनेगॉग के अंदर जाती है और वहाँ से सारी रिचुअल वाली बुक्स उठा लाती है। उन्हीं किताबों से कुछ मंत्र और चीजें लेते हुए वो एक पेज पे लिखती है और एक स्क्रोल बना लेती है उसका। इसके बाद जंगल में जाकर वो मिट्टी से एक पुतला बनाती है अपने ही हाथों से, जिसके बाद वो उसके सर पर भी कुछ जूइश सिंबल बनाती है और यहाँ पर अपना रिचुअल करना शुरू कर देती है। जो स्क्रोल वो बनाकर लाई थी वो उसे अपने बनाए पुतले के होंठों की जगह लगा देती है। पुतला बनाने के बाद और ये स्क्रोल लगाने के बाद उसने अपने बनाए पुतले के इर्द गिर्द जूइश सिंबल बनाया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वो कोई मंत्र पढ़ने लगी और आखिर इन्हीं मंत्रों को पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गई। उसे अगली सुबह होश आया। एकदम से तो उसे याद ही नहीं आया कि वो यहाँ क्यों थी। फिर उसके दिमाग में सारी बातें आने लगी। उसने यहाँ की हर चीज देखी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं था, यहाँ कुछ भी बदला नहीं था और उसके बनाए पुतले में जान भी नहीं आई थी, यानी उसका रिचुअल पूरा नहीं हुआ था। ये देखकर वो नाउम्मीद होकर घर आ जाती है और बात लेती है और नहाते हुए ही उसे अपने घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जिसके बारे में वो कुछ समझ नहीं पाती। तो कमरे में आती है तो यहाँ पर एक काफी ही अजीब सीन चल रहा था। बेंजामिन यानी उसके हस्बैंड को वो मेडिसिन मिल गई थी जो वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए खा रही थी,
ये देखकर बेंजामिन को समझ आ जाती है कि हैना जिसके लिए वो पूरे गांव से यहाँ तक कि अपने डैड से भी लड़ जाता था, वही उसे धोखा दे रही थी। ये एहसास होते ही वो उसे कुछ भी कहे बगैर घर से चला जाता है। यहाँ घर में हैना को दोबारा अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसने पूरा घर चेक किया, घर में तो कुछ नहीं था, इसीलिए वो जंगल में चेक करने चली गई, जहाँ जंगल में उसे कीचड़ से भरा हुआ एक बच्चा दिखता है। इस बच्चे ने वही डॉल पकड़ी हुई थी जो आज से 7 साल पहले उसने अपने बेटे के लिए बनाई थी। इसे देखकर वो हैरान हो गई। उसे लगा कि जैसे उसका बेटा लौट आया हो। हैरानी से उसने इधर उधर देखना शुरू किया और जैसे ही पीछे दोबारा मुड़ी तो वो बच्चा वहाँ से गायब था। कंफ्यूज होकर वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने गोलम बनाने के लिए एक पुतला बनाया था। उसने देखा कि यहाँ पर अब वो मिट्टी से बनाया गया पुतला गायब था। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी करती, यहाँ पर उसके साथ वाले क्रिश्चियन गाँव के लीडर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि हैना यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसी के जुर्म में वो उसे फांसी से लटकाने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले कि वो मर जाती, यहाँ पर उसी को फांसी लटकाने वालों के ऊपर कोई हमला कर देता है। दरख्त से लटकी हुई हैना एकदम से नीचे गिर जाती है और जब वो अपने ऊपर हमला करने वालों को देखती है तो उनकी बॉडी का हाल बहुत बुरा हो चुका था। उनकी बॉडी को चीर फाड़ दिया गया था। हैना को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे बचाया किसने और इन सबको किसने मारा। इसी सोचों में अब वही दोबारा मिट्टी से भरा हुआ बच्चा उसके करीब आता है और उसके सर पर हाथ लगाता है। एकदम से वो इस बच्चे को देखकर डर जाती है कि इस बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत कैसे थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये बच्चा वही गोलम है जो इसने खुद बनाया है। वो समझ गई कि उसका रिचुअल कामयाब हो गया था और उसने आखिर अपने बनाए पुतले में जान फूंक ही दी थी। यही सब सोचते हुए वो जल्दी से इस बच्चे को गले लगा लेती है और फिर उसे अपने बार्न में छुपाने के लिए ले आती है। जिस टाइम पर हैना अपने मिशन में बिजी थी, गांव के सभी मर्द सिनेगॉग के अंदर गॉड से प्रेयर करने में बिजी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉड खुद ही ऊपर से उतर आएंगे उन्हें बचाने के लिए। यहीं पर प्रेयर करते करते हैना की बहन का हस्बैंड गुस्से में आ जाता है और उसे सिनेगॉग के अंदर ही एक गन मिल जाती है, जिसे उठाकर वो बेंजामिन से कहता है, मैं अब नहीं रुकने वाला, मैं उन लोगों से बदला लूंगा, अपने बच्चे का भी। बेंजामिन उसे समझाता है कि ऐसा मत करना, तुम्हारी छोटी सी गलती हमारे पूरे गाँव वालों की जान खतरे में डाल सकती है। खैर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हैना आज गोलम को अपने घर ले आई थी। वो उसे अपने हाथों से नहलाती है और अपने बेटे के कपड़े पहना देती है। उसे अपने बनाए इस गोलम में अपना बेटा दिख रहा था। हैना का गोलम के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगा था। हैना को वो अपना बेटा लगने लगा था। जिस टाइम वो गोलम को तैयार कर रही थी उस टाइम एबिगेल यानी वो बुढ़ी औरत उसके घर आई, जिसकी नजर गोलम पर पड़ गई और उसने हैना से गोलम के बारे में सवाल किया तो हैना ने उससे कोई झूठ नहीं बोला और बता दिया कि मैंने रिचुअल करके ये गोलम बनाया है। ये सुनते ही डर से एबिगेल की सांसें अटक जाती हैं और वो हल्की और परेशान हुई आवाज में हैना से कहती है, ये कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ये बिना दिल के बिना रूह के एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है जो हम सबको खा जाएगा, मार डालेगा। इसको दुनिया में लाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुमने शैतान के साथ कोई डील कर ली हो। एबिगेल उसे समझाती है कि जितना जल्दी हो सके तुम इसे खत्म कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हैना ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि हैना को लग रहा था गोलम उनकी मदद करेगा, क्रिश्चियन गांव के लीडर की बेटी को ठीक कर लेगा और उसके बाद वो लीडर सारे गांव वालों की जान बख्श देगा। नहीं तो उसे पता है कि वो क्रिश्चियन लीडर सभी गांव वालों को मार डालेगा। जैसे ही एबिगेल को ये रियलाइज होता है कि हैना उसकी बात नहीं मानेगी और वो अपने कामों से रुकेगी नहीं, तब वो उसे एक सच बताने का फैसला करती है। वो उसे अपने बचपन का एक वाकया सुनाती है जब उसके गांव वालों ने भी गोलम को बनाया था। मूवी के स्टार्ट में जो गोलम हमें दिखाया गया एक मॉन्स्टर, एक राक्षस के रूप में, वो असल में एबिगेल के ही गांव वालों ने बनाया था। और जो बच्ची उस टाइम हमें दिखाई गई थी वो एबिगेल ही थी, जिसने आखिर अपनी जान पर खेलकर उस गोलम को मार डाला था। लेकिन वो हैना को बताती है, जब तक मैंने उसे खत्म किया तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोलम ने मेरे सारे गांव वालों को, यहाँ तक के हमारे रैबी को भी मार दिया था। जो सब मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था असल में वो सब एबिगेल का पास्ट था। वो गोलम की सारी सच्चाई जानती थी, इसीलिए वो इस टाइम हैना को वार्न कर रही थी। यहाँ के लोगों को तो गोलम के बारे में कुछ भी नहीं पता था जितना एबिगेल जानती थी। बचपन में जब उसके सारे गाँव वाले मर गए तो वो इस गाँव में आ गई। एबिगेल अब हैना की मिन्नतें करती है, जैसे ही गोलम तुम्हारी कही सारी बातें मान लेगा तो तब तुम खुद ही उसे खत्म कर देना, इससे पहले कि वो हम सबको खत्म करे। उसे यहाँ पे ये भी कहती है कि वो एक आम इंसान की तरह नहीं मरे, तो मैं खुद उसके मुंह से स्क्रोल को अपने मुंह में लेना होगा, तब जाकर वो मरेगा। एबिगेल की बातों को टेस्ट करने के लिए वो गोलम को उठाकर पानी में भी फेंकती है, ये देखने के लिए कि क्या गोलम मरेगा या नहीं। लेकिन गोलम किसी भी आम इंसान की तरह नहीं मरता, ना पानी में डूबने से और ना ही छुरी लगने से। और ऐसे उसे पता चल जाता है कि एबिगेल ने जितनी उससे बातें कही वो सब सच है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हैना जब घर वापस आ रही थी तब वो अपने हस्बैंड बेंजामिन को अपने नेबर के घर में देखती है। बेंजामिन उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था और इस टाइम हैना को बहुत ही जेलस फील हो रहा था।
इस टाइम हैना जो महसूस कर रही थी, जो गुस्सा हैना के अंदर था, हम देखते हैं कि वही चीजें गोलम खुद भी महसूस कर रहा है। और यहाँ पर हैना को रियलाइज होता है कि गोलम पूरी तरह उससे लिंक्ड है, ऐसे जैसे गोलम के अंदर उसी की सोल का कुछ हिस्सा आ गया हो। यहाँ हैना अपने घर जाकर गुस्से में एक नाइफ उठा लेती है और उससे बेंजामिन को मारने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो गोलम की तरफ देखती है तो वो अपने इस इरादे को छोड़ देती है, क्योंकि गोलम में वो अपने बेटे को देख रही थी और इस टाइम वो अपने बेटे के डैड को नहीं मारना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अब गोलम की शक्ल में उसे उसका बेटा मिल गया है, इसीलिए उसे किसी की जरूरत नहीं, बेंजामिन की भी नहीं। वो अपने बेटे के साथ मसरूफ हो जाती है, उसके लिए नए कपड़े सीती है और ऐसा करते हुए जब एक नीडल उसके हाथ में लग जाती है तो हैना के साथ साथ गोलम भी उसका दर्द महसूस करता है। और यहाँ हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि गोलम और हैना सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये लोग सो जाते हैं और सुबह हैना की आवाज किसी शोर से खुलती है। उसने बाहर जाकर देखा कि रात में जिस नेबर के साथ बेंजामिन बातें कर रहा था, उस नेबर का किसी ने मर्डर कर दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो समझ गई कि ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि गोलम है, लेकिन गाँव वालों को लगा कि ऐसा करने वाला क्रिश्चियन विलेज का लीडर होगा और इस चीज ने अब गाँव वालों के अंदर गुस्सा भड़का दिया। बेंजामिन भी अब खामोश नहीं रहने वाला था। ये सब लोग मिलकर अब उस लीडर से लड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। इन लोगों के आते ही गांव वालों के सामने लड़ाई शुरू हो जाती है। इन लोगों के पास ज्यादा हथियार नहीं थे तो ये लोग ज्यादा देर क्रिश्चियंस के सामने टिक भी नहीं पाए। क्रिश्चियन लीडर ने पहले हैना की बहन के हस्बैंड को मार दिया और अब वो बेंजामिन को यानी हैना के हस्बैंड को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर गोलम आ गया। जिस आदमी ने बेंजामिन को पकड़ा हुआ था, गोलम उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। बेंजामिन भी इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे उसने इतनी बहादुरी से उसके दुश्मन को मार दिया। लेकिन ये देखते हुए क्रिश्चियन लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक से उसी बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। गोली गोलम को लगती तो है लेकिन वो इस गोली से मरता नहीं, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है और इस गोली का दर्द हैना भी अपने सीने में महसूस करती है। क्रिश्चियन लीडर हैरान था कि वो बच्चा कैसे जिंदा था, इससे पहले कि वो कुछ और करता। यहाँ पर क्रिश्चियन लीडर की बेटी आ जाती है जिसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। ये देखते हुए हैना बाहर आई और उसने क्रिश्चियन लीडर से कहा, देखो तुम्हारी बेटी ठीक हो रही है, तुम इसे लो और यहाँ से अपने वादे के मुताबिक चुपचाप चले जाओ। क्रिश्चियन लीडर भी कुछ भी कहे बगैर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है और सभी गांव वालों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी गांव वाले अब अपने आप को प्रोटेक्टेड यानी महफूज फील कर रहे थे। ये सब गोलम की वजह से हुआ था, इसीलिए सब लोगों ने गोलम को अपना हीरो मान लिया। रात होती है और अब बेंजामिन भी हैना के पास आता है। वो हैना से अपने किए के लिए माफी मांगता है। हैना उसे माफ भी कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलम के अंदर बेंजामिन को माफ करने वाले इमोशन पैदा नहीं हो रहे थे। बेंजामिन और हैना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो यहाँ पर गोलम जोर से अपने पाँव में कोई नुकीली चीज स्टैब कर लेता है, जिसका दर्द हैना को भी होता है और हैना बेंजामिन से दूर हो जाती है। और बेंजामिन हैना का ये रवैया देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा कि हैना अभी भी उससे नाराज है, इसीलिए हैना को मनाने के लिए वो मेलोडी बजाने लगता है। ये मेलोडी सुनकर उस क्रिएचर का भी मूड अच्छा हो जाता है और हैना और बेंजामिन भी आज काफी अरसे बाद एक दूसरे से अपनी अटैचमेंट को महसूस कर पाते हैं। ये लोग सो जाते हैं और आधी रात के बाद हमें दिखाया जाता है कि चुपके से एबिगेल इनके घर में घुस आती है, क्योंकि उसे गोलम को मारना था। क्योंकि उनके गांव से मुसीबत टल गई थी तो उसे नहीं लगता था कि अब गोलम का जिंदा रहना और बनता है। इससे पहले कि वो गोलम को मार पाती, गोलम ही उसे बिना रहम किए मार। सुबह जब बेंजामिन उठा तो ये नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और उसे भी रियलाइज हो गया कि क्यों लोग अब कबाला के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि कबाला रिचुअल से जो गोलम बनता था वो सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता था बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाता था। उसे समझ आ गई थी कि अब ये गोलम उसे भी मार देगा। वो खुद तो घर से भागने का सोचता ही है, साथ ही साथ हैना को भी कहता है घर से भागने के लिए, लेकिन हैना गोलम को घर पर अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहती थी। हैना का ये फैसला सुनते हुए वो और भी ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने डैड जो कि एक रैबी हैं उन्हें ये सारी बात बताता है। वो भी जान गए थे कि अब गोलम का मरना जरूरी है, नहीं तो गांव में और भी बहुत सी मुसीबतें आ जाएंगी। इसीलिए ये लोग एक रिचुअल करने का डिसाइड करते हैं जिससे गोलम मारा जाएगा। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था। गोलम को मारने वाले रिचुअल करने के लिए गोलम का सिनेगॉग के अंदर आना जरूरी था। बेंजामिन अपनी जान पर खेलकर गोलम को बातों में लगाकर मेलोडी बजाते हुए उसे सिनेगॉग के अंदर ले ही आता है, जहाँ पर उसके डैड ने पहले से ही सारे रिचुअल की तैयारी करके रखी हुई थी। गोलम के अंदर आते ही ये सब लोग सिनेगॉग के सारे दरवाजे और खिड़कियां सील कर देते हैं और अपना रिचुअल शुरू कर देते हैं, जिस रिचुअल की वजह से गोलम को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और यही दर्द दूसरी तरफ घर पर हैना भी महसूस कर पा रही थी। वो खुद ये दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिनेगॉग जाकर इस रिचुअल को रोक देगी। लेकिन जब वो सिनेगॉग पहुंची तो वहाँ के सारे दरवाजे खिड़कियां सील थे
और उसके लाख बचाने पर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। सीन कट होकर हमें क्रिश्चियन लीडर की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने गांव आते ही ज्यादा बीमार होकर मर जाती है। कि देखकर लीडर को बहुत ज्यादा दुख होता है और गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैना और उसके गांव के लोगों ने उसके साथ धोखा किया है और इसी धोखे का बदला लेने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी लेकर उनके गांव की तरफ निकल जाता है। गांव में जाते ही ये लोग रात के वक्त में सारे घरों में आग लगा देते हैं और जो भी लोग इन्हें घरों से बाहर नजर आते हैं उनको गोलियां मारकर मार देते हैं। चारों तरफ तबाही का एक मंजर बन जाता है और लोग मरने लगते हैं। सबको मारने के बाद वो लीडर हैना तक भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो हैना पर पहला वार करता है उसका दर्द यहाँ पर गोलम भी महसूस कर लेता है और हैना को बचाने के लिए वो यहाँ सैनिकों के अंदर सभी लोगों को बेदर्दी से मारते हुए बाहर निकल जाता है। यहाँ पर सभी लोग मर गए थे सिवाय बेंजामिन के, जो बड़ी होशियारी से यहाँ से भाग निकला था। गोलम कुछ ही देर में वहाँ पर भी आ गया जहाँ पर लीडर हैना को पूरी तरह से मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गोलम ने उसे उठाकर नीचे जमीन पर पटका और बेदर्दी से अपना हाथ उसके सीने के अंदर डालते हुए उसका दिल चीर कर बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया। उसको खत्म करने के बाद गोलम अब अपने हाथ के इशारों से ही उसके सभी आदमियों को भी मारता जा रहा था और ये देखकर हैना परेशान होने लगी थी। यहाँ पर बहुत सारी तबाही पहले से ही हो चुकी थी। वो अब अपने आप को होश दिलाने की कोशिश करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसकी इन्हीं सोचों के दरमियान में गोलम उसके पास भी आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है और इससे पहले कि दोबारा हैना उसकी बातों के अंदर आ जाती, दूर से बेंजामिन आवाज लगाकर उसे कहता है, हैना रुक जाओ, वो हमारा बेटा नहीं है, वही इस सब तबाही की वजह है। हैना को भी फाइनली समझ आ गया था। वो अपने मरे हुए बेटे को जो गोलम में देखने लगी थी, अब उसे समझ आ गया था कि उसके बेटे को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे गोलम के साथ भी अटैचमेंट हो गई थी। वो गोलम को प्यार करती है और प्यार करते हुए वो उसके मुंह से वो स्क्रोल निकाल लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जान थी और ऐसे गोलम उसके हाथों में ही मिट्टी में बदल जाता है। उसके मरने से हैना एक और मर्तबा टूट गई और यहाँ पर बेंजामिन उसे संभालने के लिए आ गया। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी स्क्रोल को, जिस स्क्रोल से हैना ने गोलम को बनाया था, उसे एक बच्ची के हाथ में देखते हैं जिसके मॉम, डैड और पूरी फैमिली को गोलम ने मार दिया था। और बस इसी बच्ची को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।